सो वेलकम गाइस। नाउ गाइस पार्ट 1 में हमने सेक्शन 25(8) तक हमने बात कर ली थी। नाउ कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में सेक्शन 25(9). नाउ वो लोग बोल रहे हैं 25(1) को इग्नोर करते हुए, मतलब हमारा जो बेसिक सेक्शन था जहाँ पे हमें 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना था, 30 डेज़ और 5 डेज़ का क्राइटेरिया, उसे इग्नोर करते हुए एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एनी FI नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस एक्ट, ठीक है, कॉन्सुलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज एंड एनी पर्सन नोटिफाइड बाय कमिश्नर, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो है वो डिपार्टमेंट जारी करेगा, ठीक है। इस नंबर का यूज़ ये होगा गाइस कि वो लोग जो भी टैक्स पे करेंगे उसका रिफंड वो इस नंबर के थ्रू क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फॉरेन के लोग तो हमारे मेहमान होते हैं, तो कहीं इनसे तो हम टैक्स नहीं ले सकते ना, लेकिन क्योंकि हमारे डीलर्स का काम जो है वो हैम्पर ना हो, इसलिए हम बोलते हैं कि डीलर्स आप क्या करो, आप GST कलेक्ट कर लो, हम बाद में ऐसे लोगों को जिनसे हमें GST नहीं लेना था हम उन्हें रिफंड दे देंगे, ठीक है गाइस। यस, नाउ सेक्शन नंबर 25(10), द रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी ग्रांटेड और रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन, ठीक है, इन सच मैनर एंड द पीरियड एज प्रिस्क्राइब। तो उनका सिस्टम रहेगा, एक प्रोसेस रहेगा, उसके हिसाब से दे देंगे उन्हें यूनिक नंबर। सेक्शन 25(11), द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब्ड डेट। सेक्शन 25(12), द रजिस्ट्रेशन or UIN shall be deemed to have been granted after the expiry of period as per section 25(10). तो गाइस जो गिवन टाइम पीरियड तक अगर डिपार्टमेंट ने उन्हें नंबर इशू नहीं किया तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे एप्लीकेंट की तरफ से कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो तो। ओके गाइस, यस। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ अनदर सेक्शन, दैट इज सेक्शन 26(1). तो गाइस यहाँ पे सेक्शन 26(1) बोल रहा है इफ़ एप्लीकेशन इज़ नॉट रिजेक्टेड इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू हैव बीन। अब हम हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर दिया और प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है गाइस, एज पर सेक्शन 26(1). 26(2), इग्नोरिंग सेक्शन 25(10), ओके, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर CGST। तो गाइज यहाँ पे 26(2) ये बोलता है कि अगर CGST या UTGST एक्ट में किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाए, दैट मीन्स कि CGST में भी वो रिजेक्ट हो चुका है गाइज, ओके ना। सेक्शन नंबर 27(1), द सर्टिफिकेट इशूड टू CTP और नॉन रेसिडेंट शैल बी वैलिड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो गाइज इनको जो सर्टिफिकेट रहेगा कुछ वक्त के लिए, क्योंकि देखो वैसे भी वो CTP है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो एक कोई पर्टिकुलर डील करने के लिए ही नंबर ले रहा है, तो ऐसे केस में उससे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही दिया जाता है, ठीक है, या फिर 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर ऑफिसर उस टाइम पीरियड को फर्दर 90 डेज तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अनदर सेक्शन, सेक्शन 27(2), the CTB or non-resident shall at time of submission of application make an advance deposit of estimated tax liability। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है गाइस, देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 27(2) ये बोलता है कि जब भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो पहले ही कैलकुलेट कर लेगा कि उसकी जो डील है उसमें कितना टैक्स लाइबिलिटी आने वाला है और उतना एडवांस में गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा। Also, where additional time is sought under section 27(1), such person shall deposit estimated tax liability for such extension। और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है कोई और डील के लिए तो एडिशनल टैक्स उसे डिपॉजिट करना होगा, ओके गाइस। उसके अलावा सेक्शन 27(3) यहाँ पे बात कर रहा है द अमाउंट डिपॉजिटेड इज क्रेडिटेड टू कैश लेजर एंड बी यूटिलाइज्ड अंडर सेक्शन 49। अब गाइस ये जो CTP और नॉन रेसिडेंट है, इन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है ये इनके कैश लेजर में क्रेडिट किया जाएगा और बाद में जब अंडर सेक्शन 49 वो लोग रिटर्न भरेंगे तब वो लोग क्या करेंगे, इस टैक्स को GST पे करने के लिए यूज़ करेंगे, इस अमाउंट को GST पे करने के लिए यूज़ करेंगे गाइस, ओके, यस। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है गाइस जो मुझे आपसे डिस्कस करने हैं।
तो आइए उसकी बात करते हैं। इफ़ अ पर्सन इज पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, तो गाइस अगर कोई पर्सन नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे कर रहा है फॉर वन प्लेस ऑफ बिजनेस, तो ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। तो गाइस अगर किसी की मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो किसी एक टाइप का ही रजिस्ट्रेशन वो ले सकता है, या तो कंपोजिशन में ले लिया या तो नॉर्मल में ले लिया। नाउ नेक्स्ट, इफ़ वन प्लेस ऑफ बिजनेस बिकम्स इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन, उसके अलावा गाइस अगर कोई एक प्लेस ऑफ बिजनेस कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाता है तो सारे प्लेसेस इनएलिजिबल हो जाते हैं गाइस। ओके, नाउ इफ़ अ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एक्शन विद इन 3 वर्किंग डेज। अब गाइस देखिए, जैसे ही एप्लीकेशन दिया, अगर 3 डेज के अंदर प्रॉपर ऑफिसर ने उसके ऊपर वर्किंग शुरू नहीं किया, ठीक है, 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। उसके अलावा गाइस अगर कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद 7 डेज़ के अंदर उसको प्रोसेस नहीं किया गया, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट को ग्रांट हो चुका है। ठीक है गाइस, यस। नेक्स्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस एज पर रूल 25 किया जा सकता है। कोई केस में अगर किसी जीएसटी ऑफिसर को ऐसा लगे कि आप जो है वो किसी फेक बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर ले रहे हो, या फ्रॉड करने के लिए या कुछ गलत काम करने के लिए ले रहे हो, तो वो आपकी प्रीमाइसेस पर आकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो गाइस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 06 में आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड GSTIN ऑन नेम बोर्ड। तो गाइस इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जहाँ पे भी आपके बिजनेस का नेम बोर्ड होगा वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को फ्रेम करके लगाना कंपलसरी है। ओके गाइस, आपका GST नंबर भी लगाना कंपलसरी है। नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो गाइस देखो, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब देखिए, अगर जैसे ही आप लायबल हुए, आपने 30 डेज़ के अंदर अप्लाई कर दिया था, देखिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आप जिस डेट को लायबल हुए थे उस दिन से माना जाएगा। लेकिन गाइज अगर आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है वो आफ्टर 30 डेज़ किया हो, ठीक है, आफ्टर 30 डेज़ आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हो, तो फिर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा उस दिन से लिया जाएगा। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। इम्पॉर्टेंट गाइज इसलिए क्योंकि जब आप रजिस्टर कर रहे हो, जब आप अप्लाई कर रहे हो, उस दिन आपके पास जो स्टॉक है ना गाइज, उस स्टॉक के लिए आपने जो GST पे किया है उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता था अगर आपने वक्त पे अप्लाई किया होता तो। बट गाइज अगर आप लेट करोगे तो आपकी इफ़ेक्टिव डेट जो है वो ग्रांट डेट हो जाएगी, और ग्रांट डेट के दिन जो स्टॉक है उसका ITC आपको मिल जाएगा गाइज। ठीक है, यस। उसके अलावा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या NRTP के लिए नहीं है। नेक्स्ट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशंस। इन्होंने कहा कि कोई ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे स्टॉल्स होते हैं और बहुत लंबे वक्त के लिए अगर वो एग्जीबिशंस चलते हैं, ठीक है, वो अगर एग्जीबिशंस 180 डेज से ज़्यादा चलते हैं तो आप जो वहाँ पे एग्जीबिशन में पार्ट ले रहे हो वो ये नहीं बोल सकते कि गाइज हम तो CTP मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, हम तो सिर्फ इस एग्जीबिशन में डील करने के लिए ही GST नंबर लिए हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका एग्जीबिशन बहुत लंबा चल रहा है, वैलिडिटी इससे भी ज़्यादा चल रहा है गाइस, तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर SGST और UTGST एक्ट। अगर आपको SGST या UTGST एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है तो आपको गिवन एप्लीकेशन, सॉरी गाइस, देखो गाइस, अगर आपको SGST या UTGST एक्ट में डीम्ड रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, ठीक है, अज्यूम किया जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है, अगर वो टाइम लिमिट अगर ऑफिसर की तरफ से लैप्स हो जाए तो उस केस में, लेकिन उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन तभी दिया जाएगा अगर CGST एक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट ना किया जाए। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट, where a person is applying for registration to collect TCS in a state or union territory where he does not have physical presence। ठीक है गाइस,
ही शैल मेंशन द नेम ऑफ सेड यूटी और स्टेट इन पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो जहाँ पे गाइस स्पेशली रजिस्ट्रेशन सिर्फ TCS कलेक्ट करने के लिए लिया जा रहा है, और आप ऐसे स्टेट से TCS कलेक्ट करने वाले हो जहाँ पे आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो इसकी आपको स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन में देनी होगी पार्ट ए में। द नेम ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज लोकेटेड इज टू बी मेंशन इन पार्ट बी। और आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपके पार्ट बी में आएगा। ये पार्ट ए पार्ट बी गाइस आपके जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें भी रहता है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में भी रहता है। ठीक है गाइस, यस। नाउ आगे बात करते हैं। तो अगर आपके रजिस्ट्रेशन में गाइस आपको कुछ अमेंडमेंट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस प्रोडक्ट में कुछ चेंज है, आपका एड्रेस चेंज होता है, कुछ आपकी डीलिंग्स चेंज होती है, तो आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन में अमेंडमेंट करवाना है, आइए देखते हैं। सेक्शन 28(1) रजिस्टर्ड पर्सन शैल इन्फॉर्म प्रॉपर ऑफिसर फॉर एनी चेंजेस इन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसने रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रॉपर ऑफिसर को दी थी उसमें अगर कोई चेंज होता है तो सेक्शन 28(1) में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सेक्शन 28(2) द प्रॉपर ऑफिसर में अप्रूव और रिजेक्ट द अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट को अप्रूव या रिजेक्ट दोनों किया जा सकता है। उसके अलावा एनी रिजेक्शन और अप्रूवल अंडर SGST एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्शन और अप्रूवल अंडर CGST एक्ट। ओके गाइस, तो किसी भी एक एक्ट में अगर आपको रिजेक्ट किया जाए या अप्रूव किया जाए तो सारे एक्ट के लिए वो लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, अब गाइस कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, कैटेगरीज इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। अब देखो गाइस, आप जो अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हो, ठीक है, जो चेंज आप करवाना चाह रहे हो वो अगर आप कोर फील्ड्स में करवाना चाह रहे हो, ठीक है, कोर फील्ड्स मतलब नाम या एड्रेस जो है वो कोर फील्ड में आता है। तो कोर फील्ड में अगर आप करवाना चाह रहे हो तो आपको जो भी आपका इवेंट है जिस वजह से आपको चेंजेस करवाने पड़े उसके 15 डेज़ में अप्लाई करना ज़रूरी है। ठीक है, और आने वाले 15 डेज़ के अंदर प्रॉपर ऑफिसर वो आपको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है तो वो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे और आप उसका 7 डेज़ के अंदर रिप्लाई करके सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं नॉन कोर फील्ड्स में अमेंडमेंट करवाना है तो ऐसे केस में आपको सीधा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर ऑफिसर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, यस। नेक्स्ट, कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो कई कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए या कुछ वक्त के लिए सस्पेंड किया जाए। ठीक है, सेक्शन 29(1) नाउ इन केस ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई और लीगल हायर्स अप्लाई इन केस ऑफ डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है, तो अगर कोई कभी रजिस्टर्ड पर्सन या उसके लीगल हायर्स अप्लाई करते हैं कैंसलेशन के लिए तो प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक है, जहाँ पे उसका रीज़न ये हो सकता है गाइस कि एक तो बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है, या पूरा बिज़नेस किसी को सेल आउट हो चुका है या डिस्पोज ऑफ हो चुका है, या फिर देयर इज़ अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब फॉर एग्जांपल जो पहले फादर का बिजनेस हुआ करता था अब वो उनके 2 सन्स का बिजनेस है, तो अब वो दोनों सन्स जो है उनके वो पार्टनर्स बन गए हैं इस बिज़नेस में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में चेंज हुआ है। उसके अलावा दैट पर्सन इज़ नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, या फिर किसी रीज़न से वो पर्सन के ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में भी कैंसलेशन का एप्लीकेशन किया जा सकता है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स द रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड फॉर सच पीरियड एंड मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। तो कुछ वक्त के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है जब तक कि प्रोसीडिंग्स शुरू हो, कैंसलेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो उतने टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन को क्या किया जा सकता है गाइस, सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ सेक्शन 29(2) क्या बोल रहा है, द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन वेयर द केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस। देखो सेक्शन 29(1) में आप खुद अप्लाई कर रहे थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए,
लेकिन अब 29(2) में प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर जो है वो अपनी मर्जी से खुद से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। रीज़न हो सकता है उसका कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस, या फिर आपने क्या किया, कंपोजिशन में थे आप और आपने कंटिन्यूसली 3 टैक्स पीरियड तक रिटर्न ही फाइल नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या किया, आपने कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स तक, अगर आप नॉर्मल में थे तो, अगर आप नॉर्मल स्कीम में थे तो आपने 6 मंथ्स तक क्या किया, आपने 6 मंथ्स तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में थे तो आपने 3 टैक्स पीरियड्स तक, मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो जाएंगे, 3 टैक्स पीरियड्स तक आपने अगर रिटर्न्स फर्निश नहीं किए तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं गाइस। यस, ओके। नेक्स्ट पार्ट, अ पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 हैज़ नॉट कमेंस्ड बिजनेस। तो गाइस कोई पर्सन ने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया था लेकिन उसने 6 महीने तक बिजनेस ही स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो बेकार में रजिस्ट्रेशन रखने का क्या मीनिंग है ना। तो ऐसे केस में गाइस उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट, आपने झूठ बोलकर आपने फ्रॉड करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिया है तो ऐसे केस में भी कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन 29(3), द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी एंड अदर ड्यूज ऑफ सच पर्सन। तो गाइस अब ये मत समझना कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो जितना टैक्स पे करना बाकी है वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, वो तो पे करना ही पड़ेगा। सेक्शन 29(4), कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST SGST शैल बी डीम्ड टू बी कैंसलेशन अंडर CGST, सॉरी CGST SGST UTGST में अगर कैंसिल होता है तो मान लो कि CGST में भी कैंसिल हो चुका है। उसके अलावा नेक्स्ट, सेक्शन 29(5), एवरी रजिस्टर्ड पर्सन whose registration have been cancelled shall pay an amount by way of debit in ECL। एक तो आप जो लाइबिलिटी है वो अपने ECL में जो बैलेंस है उससे पे करो, या कैश लेजर के बैलेंस से पे करो, या फिर आप क्या करो, सेपरेटली कैश पे करो, ठीक है। ठीक है, कौन सा टैक्स आपको पे करना है बताएं, जो आपके स्टॉक में गुड्स है और जो आपके पास कैपिटल गुड्स है, ठीक है। कैपिटल गुड्स का आपको पता ही है कि 5% पर क्वार्टर से GST की लाइबिलिटी को माइनस कर करके जो जितने भी टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया होगा उतने टाइम पीरियड की GST 5% पर क्वार्टर के हिसाब से माइनस करने के बाद जो बचा हुआ है वो पे करना पड़ेगा। और आपके पास जो स्टॉक है तो स्टॉक में जितना GST है जिसका आप क्रेडिट ले चुके हो वो पे करना पड़ेगा आपको, ओके। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सच कैंसलेशन, किस दिन का स्टॉक, जिस दिन आपका कैंसलेशन, जो आपका कैंसलेशन डे है उसके जस्ट पहले दिन का, ठीक है। और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, या फिर आप अगर वो सेल कर रहे होगे तो आपका आउटपुट टैक्स जो लाइबिलिटी है वो विच एवर इज हाइयर आपको पे करना पड़ जाएगा। समझ में आया? यस। एक तो आप वो स्टॉक रख लोगे बिजनेस बंद करने के बाद तो स्टॉक के ऊपर का GST पे करो, ओके। और अगर आप वो स्टॉक सेल कर रहे हो और उसके बाद बिजनेस बंद कर रहे हो तो फिर आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अब विच एवर इज हाइयर आपको पे करना पड़ जाएगा। यस। नाउ सेक्शन 29(6), द अमाउंट पेएबल इन 29(5) शैल बी कैलकुलेटेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अदरवाइज वो जो अमाउंट पेएबल है वो गिवन मैनर एज पर द रूल्स आपको कैलकुलेट करना होगा। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, द रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर में अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। उसके अलावा गाइज अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 आपको पावर देता है कि आप कैंसलेशन को रिवोक करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर रिवोक और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो या तो वो रिवोक कर देगा अपना ऑर्डर या तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है गाइस। एंड वापस सबसेक्शन 30 सबसेक्शन 3 यही बोल रहा है कि अगर आपका एप्लीकेशन SGST UTGST के तहत रिवोक होता है, कैंसिल होता है तो CGST में भी रिवोक हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। सो गाइस आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर ऑफ GST, ठीक है।
So let's meet again in another session tomorrow for टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम गाइस मिलेंगे. ओके, सी यू, टेक केयर.